Okay, so we'll start with data structures. I hope आप लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा. Okay, I am referring to TPS as well as the textbook. निकिता पब्लिकेशन वाला टेक्स्ट बुक. करंटली आप लोगों के पास कौन सी बुक है? टीपीएस है, वेरी गुड. ठीक है, सो हम डायरेक्टली टीपीएस से स्टार्ट करते हैं. दोनों हैं तो वेरी गुड. एंड इवन इफ यू हैव निकिता देन आल्सो इट्स ओके, बिकॉज हमारे जो भी आंसर्स टीपीएस में है वो सारे निकिता में एज अ पैराग्राफ फॉर्मेट में है, सो इट्स ओके. ठीक है, सो जो फर्स्ट पेज है निकिता का डेटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक में, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, जो फर्स्ट पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर हमारा शॉर्ट आंसर्स है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लाइक व्हाट इज डेटा, व्हाट इज ग्रुप आइटम, एलिमेंट आइटम एंड प्राइमरी की क्या है, ये सब फील्ड क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एंटिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस है जो उसमें वन लाइन के आंसर्स हैं वो पूछे गए हैं. 3-4 एक साथ में मर्ज करके पूछा गया है. ठीक है, सो हम एक बार के लिए वो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं. So everyone be on the first page of data structures chapter. तो फर्स्ट पॉइंट है डेटा आर सिंपली वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. इसका क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में पूछा जाएगा डेटा. तो आपको ये डेफिनेशन देना है कि डेटा क्या होता है. इट्स अ सिंपल वैल्यू या तो सेट ऑफ वैल्यूज. ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रुप आइटम्स. ग्रुप आइटम्स क्या है? अभी हमारा जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल डेटा इज माई डेट, ओके, या डेट ऑफ बर्थ. तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो दैट इज नथिंग बट इट्स डे, मंथ एंड ईयर. ये तीन डेटा का कॉम्बिनेशन है. सो दिस डेट एज अ डेटा इज नोन एज ग्रुप आइटम. Yes, I'll share the photo of the page. Can you just ping me hi on WhatsApp so that मैं आपको पर्सनल भेज देती हूँ. You don't have any book, Hasti? Okay. Then we have second is data एलिमेंट्री आइटम्स. एलिमेंट्री आइटम मतलब जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इस बुक में यहाँ पे दिया है पिन कोड. ठीक है, पिन कोड इज एलिमेंट्री आइटम जिसको हम वापस सब डिवाइड नहीं कर सकते. देयर इज ग्रुप आइटम्स, उसको बोलते हैं, वैसे डेटा को बोलते हैं जिसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. रोनित प्लीज मुझे मैसेज कर दो. ओके, किस किस के पास बुक नहीं है? टीपीएस नहीं है, इट्स ओके. आई मीन आप निकिता पब्लिकेशन से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो. जिनके पास दोनों नहीं है ना, वो आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज करो. आफ्टर द क्लास मैं आपको कोई भी एक बुक का आपको पीडीएफ भेज देती हूँ मैं. ओके, आई डू नॉट हैव डेटा स्ट्रक्चर्स का टीपीएस का पीडीएफ. आई चेक अबाउट. आपके पास टेक्स्ट बुक है, चलेगा. टेक्स्ट बुक चलेगा, कोई भी टेक्स्ट बुक होने दो. ठीक है, Pradnya is completely fine. Nikita publication is also fine. Pradnya and Nikita publication एक ही है. Okay. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम.
Just give me a minute, guys. ओके, मैंने बुक सबको ग्रुप पे शेयर कर दी है PDF. दिस इज टेक्स्ट बुक का PDF, आप जरा उसमें से देख सकते हो, ठीक है. ओके, सो बेसिक 3 चीजें, 3 डेफिनेशन देखा हमने. व्हाट इज डेटा, व्हाट इज ग्रुप आइटम, व्हाट इज एलिमेंट्री आइटम. ग्रुप आइटम ऐसा डेटा है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं. एलिमेंट्री आइटम इज सच टाइप ऑफ डेटा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक सिंगल यूनिट में है वो. हम डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते क्विकली. Okay. Data items which are not divided into sub items are called as elementary item. Data item which are not divided into sub items is known as elementary items. Example, pin code. Pin code को आप divide नहीं कर सकते हो, right? But आप group items वाले data को आप definitely divide कर सकते हो. नेक्स्ट इज एंटिटी. एंटिटी क्या होता है? एक सिंगल थिंग, एक ऐसी थिंग जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हो, कुछ प्रॉपर्टीज हो. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर एक पेन एक एंटिटी एक थिंग है तो उसकी एट्रीब्यूट क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसमें इट्स रेड कलर पेन, प्लेन पेन, ब्लू कलर पेन, कौन सा कलर का पेन है वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी एट्रीब्यूट हो गई. सो कलर उसका एट्रीब्यूट है, नेम ऑफ द कलर उसकी वैल्यू हो गई. रेड है, ग्रीन है, ब्लू है तो उसकी वो वैल्यू है. सो इफ आई टॉक अबाउट एंटिटी ओवर हियर, is a something that has certain attributes or properties which may be assigned to a value. So if I talk about a pen is an entity which has color as its attribute and red, green, blue ये उसकी value है जो हम उसको assign कर सकते हैं. Okay, any query? Okay. Field क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन को फील्ड बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को बोलते हैं रो. दैट इज अ रिकॉर्ड. एक पूरा रिकॉर्ड जो है दैट्स अ रो. एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं एंड सिंगल कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं. ओके, एंड व्हाट इज फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स. बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो वो एक फाइल में डेटा स्टोर हो गया. फॉर एग्जांपल हमारी एक्सेल शीट. एक एक्सेल शीट में क्या होता है? बहुत सारे रोज होते हैं हम जिसके अंदर डेटा हमारा डालते हैं, राइट? सो वो डेटा जब हम एंटर कर रहे हैं, सो कलेक्शन हो गया बहुत सारे रोज का. एंड अ रो इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स है. सो वो पूरा एक फाइल में स्टोर है हर एक चीज. ठीक है. नाउ दिस इज जो भी अब तक हमने पढ़ा ये तो हमारा सिर्फ शॉर्ट आंसर्स थे जो आपको ये 7 क्वेश्चंस को मिक्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं. लाइक एग्जांपल, और एग्जांपल में अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि व्हाट इज एंटिटी, फील्ड एंड रिकॉर्ड, डिस्क्राइब द टर्म एंटिटी, फील्ड एंड रिकॉर्ड, वैसे करके ये 7 टर्म्स में से कोई भी टर्म आ सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. अब हमारा टॉपिक ही है डेटा स्ट्रक्चर, ये सब हमारा चैप्टर का नाम है. सो व्हेन वी से डेटा का डेटा स्ट्रक्चर, मीनिंग डेटा का स्ट्रक्चर, हमारा डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. दैट मीन्स स्टोर करने का तरीका. ऐसे तरीके से स्टोर करो डेटा को जो इजीली या एफिशिएंटली हम रिट्राइव कर सके. अगर आपने डेटा घर पे, अगर आप अपने बुक्स को, नोट्स को आप कहीं पे स्टोर कर दो, राइट, एक कबर्ड में, एक वार्डरोब में आप स्टोर करके रखते हो, अगर आप रैंडमली रख दोगे तो डेटा रिट्राइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. आपने फिजिक्स का बुक अलग रख दिया, मतलब अलग अलग कबर्ड में मल्टीपल फिजिक्स के बुक्स रख दिए, सब जगह अलग अलग बुक रख दी, तो आपको डेटा रिट्राइवल बहुत मुश्किल होगा. सो वैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम में भी जब कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो वो ऐसे तरीके से स्टोर करो कि उसका रिट्रीवल बहुत इजी हो जाए. सो डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है which says that how to organize the data. वो हम इसमें सीखते हैं. डेटा स्ट्रक्चर में हम सीखते क्या है कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि वो इजीली एफिशिएंटली हमें रिट्राइव हो सके, मेमोरी एफिशिएंट यूज हो मेमोरी का. ओके, सो द पॉइंट्स व्हिच वी हैव ओवर हियर इन डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले डेटा में बी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज. अब हम मुझे सपोज कलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर कर रहा है, सो मैं 5 डिफरेंट वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकती हूँ, और आई कैन क्रिएट एन एरे.
एरे जो एक सिंगल वेरिएबल होगा जिसमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीका है, मैं कौन सा एफिशिएंटली यूज कर सकती हूँ? आई कैन यूज एरेज, बिकॉज उसके अंदर हम कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन पे चीजें स्टोर करेंगे, इसलिए हम एरे ऑप्ट करेंगे। सो वैसे ही कोई भी डेटा हम बहुत अलग अलग मेथड से स्टोर कर सकते हैं, बट डेटा स्ट्रक्चर इज द वे इन विच डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। मतलब डेटा एलिमेंट्स यानी कि रोल नंबर है, मेरे को 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है। अभी 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर कौन से स्टूडेंट्स का है? जो सपोज ब्लैक लिस्ट में उनका नाम है, डिफॉल्टर्स लिस्ट में नाम है मेरा, वो स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। सो मुझे जब भी डिफॉल्टर्स लिस्ट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ में मीटिंग होगी, सो मुझे लिस्ट तो सारी एक साथ में रिट्राइव करनी होगी, सारे डिफॉल्टर रोल नंबर के। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम ऐसे जगह पे उनको भी स्टोर करूंगी कि मेरे को इजीली रिट्रीवल हो जाए उनका। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे इन विच डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट रोल नंबर्स आर लॉजिकली रिलेटेड। तो मेरा लॉजिकल रिलेशन क्या हो गया कि ये लोग सारे डिफॉल्टर लिस्ट के थे, तो मैंने इनको एक जगह पे स्टोर कर रखा है, ठीक है। नाउ the next point is also very similar to the first point, which says that collection of data elements, मतलब बहुत सारे data elements forming an organization characterized by the accessing functions is called data structure. Basically वो लाइन को हम चॉप ऑफ भी करें ना टीपीएस के बुक से, हम सिंपली ऐसे लिखे डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज डेटा स्ट्रक्चर्स। आप एक पॉइंट लिख सकते हो कहीं पे, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, बट किस फॉर्मेट में? ताकि वो इजी रिट्रीवल हो जाए हमारे लिए, ठीक है। so that we can retrieve the data efficiently, so अब डेटा को स्टोर करने का दो तरीका है। डेटा स्ट्रक्चर्स दो तरीके का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंशियल, एक ही लाइन में है, ओके। एंड नॉन लीनियर मतलब जो सीक्वेंशियल नहीं है। Okay, I'll once again repeat the definition of data structure. Data structure is organizing the data in computer system. Organizing the data in computer system so that the data is efficiently retrieved or accessed. Retrieve or accessed. Efficiently retrieve or accessed. Done, guys? Okay. There are two types of data structures, linear and non-linear. जब हम non-linear की बात करते हैं तो उसमें डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। लीनियर में इट्स एवरीथिंग डेटा, ऑल द डेटा इज सीक्वेंशियल। सो हमारे पास लीनियर में आ जाते हैं चार टाइप, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। लकीली आप लोगों को स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में सिर्फ डेफिनेशन 1 लाइन का है। एरे एंड लिंक लिस्ट के ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स है, ओके। देन वी हैव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो ट्रीज हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एवरी डे, हम जो यूज करते हैं, एक फोल्डर बनाते हो आप। सपोज आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है एंड नाम दे दिया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस फोल्डर के अंदर आपने दो फोल्डर बना दिए, CS1, CS2। CS1 में चैप्टर वाइज के 4 फोल्डर बना दिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सो ये एक ट्री स्ट्रक्चर दे रहा है, राइट। तो जो ट्री स्ट्रक्चर की बात हो रही है उसको हम, ये मेमोरी में भी तो स्टोर ट्री फॉर्मेट में होगा, ये हायरार्किकल फॉर्मेट में होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ tree as a data structure. Yes, Soham, it's binary tree, but binary tree comes with one constraint, that is it can have only maximum 2 children. So it can have 0 child, 1 child, or maximum with 2 children. Okay, so we will come to that trees topic later on. The fourth one is the last one for non-linear is graph. Graph जो हम Google Maps पे use करते हैं कि आपको इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, so आपको सिमिलरिटी बहुत सारे मिलते हैं। so कौन सा फास्टेस्ट रोड है, कौन सा शॉर्टकट है, so हम वैसे करके बता सकते हैं। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया है। आई एम मेकिंग यूज ऑफ TPS, इट्स अ हार्ड कॉपी ओवर हियर विद मी।
एंड मैंने आप लोगों को ग्रुप पे सबको ये टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दी. यू कैन यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल. ओके, जब हम एल्गोरिथम्स करेंगे दैट टाइम आई शेयर माय स्क्रीन. Now, again, very important question from data structures chapter is कि what are the operations that we can perform on data structure. अभी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक फाइल जब सर्च करते हो तो आपको डेटा रिट्राइव करके मिलता है ना. सो वो पूरे ट्री में से डेटा रिट्राइव करके दे रहा है. सो क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं. ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक एलिमेंट पे जाकर ट्रैवर्स करना, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सल. So traversing का definition is accessing each record or element exactly once. That can be processed. Processed as in suppose मुझे all the elements of an array print करना है. ठीक है. So हर एक पोजीशन पे गए, फर्स्ट पोजीशन पे गए, फर्स्ट एलिमेंट उसको प्रिंट किया, सेकंड पे गए प्रिंट किया, टिल दी लास्ट एलिमेंट हम गए प्रिंट किया. तो हमने हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स किया एटलीस्ट एग्जैक्टली एट वंस. ठीक है, दैट इज ट्रैवर्सिंग. सेकेंड इज इंसर्टिंग. इंसर्टिंग मतलब मेरा एरे है, उसमें मुझे इन बिटवीन एलिमेंट इंसर्ट करना है. नॉट दैट इंसर्टिंग कैन बी डन इन एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. इट कैन बी एरे, लिंक लिस्ट, trees, graphs, anything. So adding a new record to the existing data structure is known as inserting. Deleting is removing a record from the existing data structure. Searching, finding the location of a record with given key value. मतलब मैं search क्या करूंगी, मुझे कुछ तो key दोगे तब मैं सर्च करूंगी, राइट, डेटा स्ट्रक्चर में से. सो फाइंडिंग द लोकेशन के कहाँ पर है मेरा एग्जैक्टली फाइल कहाँ है, वो हमें लोकेट करने के लिए हम नेम देंगे, फाइल का नेम देंगे, दैट बिकम्स अ की. Okay, or finding the locations of all the records which satisfy one or more condition. For example, now मेरे को सर्च करना है all the records जिनका स्टार्टिंग विद आर हो, जिसका फाइल नेम स्टार्टिंग विद आर हो, मुझे वो सारे फाइल्स चाहिए. तो बहुत सारे रिकॉर्ड आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा अभी हमारे पास इस केस में, बिकॉज हमारी कंडीशन ऐसी है जो मल्टीपल फाइल रिट्राइव करके देगी हमें. सॉर्टिंग, हम सॉर्टिंग भी परफॉर्म करते हैं एवरी डे, डे इन आउट में. कंप्यूटर सिस्टम पे आप कुछ फाइल को सॉर्ट बाय नेम करते हो या कब लास्ट मॉडिफाई की थी वो करते हो. सो दैट इज व्हाट योर सॉर्टिंग इज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप कुछ शॉप कर रहे हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो हम लो टू हाई इन प्राइस रेंज या हाई टू लो जब लगाते हैं, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग जो हम कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजिंग, arranging the record in some logical order, be it ascending or descending. ठीक है. merging मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स को, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मर्ज करना एक सिंगल रिकॉर्ड में, एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर में. ठीक है. सो merging means combining the records in two different sorted files into one single sorted file is known as merging. So here we have three types of data structures, of operations of data structures: traversing, inserting, deleting, search, sort, and last is merge, combine, that is. Okay, once again we will repeat. सबसे पहले ट्रैवर्स करना, सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स कर लिया. इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना है या नहीं, चेक करो कि इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ वैल्यू है या नहीं. ठीक है. एंड देन सॉर्ट करना, किसी भी ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हो उसको, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो. एंड लास्टली मर्जिंग. आई वंस अगेन एक्सप्लेन ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक एलिमेंट पे जाकर हमें ट्रैवर्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको CS1 का एग्जाम है 14th को, तो आप CS1 एग्जाम के लिए क्या करोगे, हर एक चैप्टर पढ़ के जाओगे. यस, हर एक चैप्टर पे ट्रैवर्स करोगे, एक एक चैप्टर को रीड करोगे. सो बुक खोला मैंने, चैप्टर 1 ओपन किया, रीड किया, चैप्टर 2 ओपन किया, रीड किया, तो हम ट्रैवर्स करें ना भैया, ट्रैवर्सिंग द एंटायर बुक. सो दिस इज नोन एज ट्रैवर्सिंग. आपका डाउट क्लियर हुआ? समवन आस्क्ड मी अबाउट ट्रैवर्सिंग. Anyone has any query in all the 6 operations? Okay. The next question is, what is algorithm? Can someone ask me? Answer me. What is an algorithm?
वेरी गुड रियांश, वेरी गुड। एल्गोरिदम होता है फाइनाइट स्टेप्स। सबसे पहले तो फाइनाइट स्टेप है जो हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। सो कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे एरे में जितने एलिमेंट्स है, जितने नंबर्स है, उन सबको एडिशन करना है, उन सबका एडिशन सम प्रिंट करना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि मेरे को फर्स्ट एलिमेंट से शुरुआत करनी है। फर्स्ट एलिमेंट कैन बी योर 0th इंडेक्स नंबर, और एल्गोरिथम में आप उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट किया, कहां तक जाएंगे? n, जो मेरा लास्ट है, ठीक है। स्टार्ट 1 से किया, एंड तक गए, n तक गए। अब इसमें मुझे करना क्या? हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड करें, तो सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने के लिए हमने स्टेप्स लिखे। फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा नहीं। Yes, so algorithm is a finite step-by-step of well-defined instruction कि मुझे करना क्या है. So it has to be well-defined instruction for solving a particular problem. A problem can be any type of problem. Okay, यहाँ पे since हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से डील करते हैं, एरेज पे इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, सॉर्ट कैसे करना है, एंड सर्च कैसे करना है, ये 4 टाइप के प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। तो इन सबके फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, दैट इज एल्गोरिथम जो हम स्टडी करेंगे। नाउ एल्गोरिथम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला एक पैराग्राफ है जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ओके दिस इज द वेरिएबल नेम व्हिच वी आर यूजिंग। अगर मेरा एरे का नाम है डेटा, तो हम डिफाइन करोगे डेटा इज ए लीनियर एरे, n is the total number of elements, k इंडेक्स नंबर है, i इंडेक्स नंबर है, जो भी वेरिएबल नेम दोगे वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम एल्गोरिथम्स में जो यूज होने वाले वेरिएबल्स है उसको डिफाइन कर देंगे। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो बेसिकली स्टेप्स होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जितने स्टेप्स हैं। एंड लास्टली हम लास्ट स्टेप लिखते हैं हमेशा एग्जिट या तो स्टॉप। ओके, एग्जिट या तो स्टॉप। यहाँ तो कोई क्वेरी है? एल्गोरिथम क्या होता है? इट्स अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फाइनाइट है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 2 पार्ट में डिवाइडेड एल्गोरिथम। पहला है पैराग्राफ, इन दिस पैराग्राफ वी राइट द वेरिएबल्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द एल्गोरिथम। Second part is where we write the steps, finite steps, step 1, step 2, step 3, and we end the algorithm by writing exit or stop. Clear? Now, in your TPS, in question number 4, there's an example given. ठीक है? Now, you do not have compulsory नहीं है कि आपको हर बार example लिखना पड़े. It depends upon how many marks का question it is. ओके, सो हम उसके ऊपर डिपेंड करके एग्जाम्पल लिख सकते। अगर सिर्फ आप लोगों को ये 1 लाइनर में आ गया ये चीज लिखने के लिए, तो सिर्फ आप एल्गोरिथम का फर्स्ट पॉइंट भी लिखोगे तो चल जाएगा। इट्स अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्लियर है? और अगर मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा रहा व्हाट इज एन एल्गोरिथम विथ एन एग्जाम्पल, सो आप अलग से एग्जाम्पल स्टडी मत करो। हमें एनी विच वेज आपका इंसर्टिंग ऑफ एन एरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, डिलीटिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, बबल सॉर्ट एंड सॉर्टिंग, ये 4 एल्गोरिथम्स हमें करने ही करने हैं। तो आप अच्छे से करके जाओ ये 4 एल्गोरिथम। अगर सिर्फ एग्जाम्पल में पूछ लिया तो यू कैन इवन राइट दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली एल्गोरिथम्स पे आते हैं। ओके, बिफोर एल्गोरिथम्स वी हैव one more thing जिसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट होता क्या है? एज द नेम सेज, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे जो हमारे फ्लो, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स क्या करता है? कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे। सो हमारा प्रोग्राम का फ्लो जो टॉप टू बॉटम स्ट्रेट जा रहा था वो भी स्ट्रेट नहीं जा रहा है ना, वो इफ या तो एल्स के फॉर्मेट में गया। सो दिस इज व्हाट हम कंडीशन लगा रहे, तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। मान लो अगर आपने लूप लिखा है आपके कोड में, तो एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होने वाला, रिपीट होने वाला है,
है ना। सो हमने इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज कर लिए। और अगर आपका सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पे आपको स्वैपिंग बिटवीन टू नंबर्स करना है, तो आपने वॉइड मेन से स्टार्ट किया, नीचे तक पूरा कोड लिखा, तो कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो वो सीक्वेंशियल लॉजिक है, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक। सो 3 टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है या कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो। सेकेंड इज कंडीशनल फ्लो और सिलेक्शन लॉजिक, जहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये पाथ पे जाना है या ये पाथ पे जाना है, अगर ट्रू है तो हम इधर जाएंगे, फॉल्स है तो इधर जाएंगे, जस्ट अ सिलेक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज इटरेटिव स्टेटमेंट और रिपीटेटिव स्टेटमेंट, रिपीटेटिव करना है तो। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 एंड 10, 6 to 10, ये 4 क्वेश्चन, वन सेकेंड मैं बोलती हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 क्वेश्चंस है जो पूरे इसी पे बेस्ड है, जिसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो ये है कि एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट of the following control structure। control structure कौन सा, sequence logic, selection logic and iteration logic। अब जिसके पास TPS नहीं है वो, और मैंने जो PDF भेजी है निकिता पब्लिकेशन का, उसमें से ये पेज नंबर 35 पे है। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर में 1, 2, 3 नीचे लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल लॉजिक, कंडीशनल फ्लो, रिपीटेटिव फ्लो। वहां पे जो फ्लो डायग्राम बने हुए राइट में, वो आपको अच्छे से करना है, सही से फ्लो डायग्राम करना है। कंडीशनल फ्लो में ना 3 टाइप आते हैं। सिंगल अल्टरनेटिव मतलब सिर्फ इफ लिखा हुआ है, इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिंगल अल्टरनेटिव, कोई एल्स पार्ट नहीं है। बट जब डबल अल्टरनेटिव मतलब इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ का एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट का एग्जीक्यूट होगा, तो ये डबल अल्टरनेटिव है। एंड लास्टली मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, जितना भी आपके पास अल्टरनेशंस है, अल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस, हम वो डिफाइन कर देंगे। रिपीटेटिव फ्लो मतलब हमारा लूपिंग। तो आप एक बार के लिए इसके फ्लो डायग्राम्स देख लेना अच्छे से, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू लेट मी नो। हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं यहाँ पर, एक बार के लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से या तो TPS से ये 5 क्वेश्चंस, ये अल्गोरिथम्स के फ्लो चार्ट्स देख लीजिए प्लीज। ओके, मैं एक बार इटरेशंस बता देती हूँ। इटरेशंस मतलब रिपीटेटिव फ्लो। द वर्ड इटरेशन का मीनिंग होता है बार बार कुछ चीज परफॉर्म करना। सो सपोज अगर मुझे नेम वत्सल 20 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप सी आउट तो 15 टाइम्स नहीं लिख सकते हो, हम लिखेंगे सी आउट सिर्फ एक बार, और उसको हम लूप में डाल देंगे। हमारे पास 3 टाइप के लूप्स दिए हुए, फॉर, वाइल एंड डू वाइल, ठीक है। सो कोई भी सिचुएशन में हम सबसे 3 लूप है यार, 3 का साथ में यूज करना, एक साथ में तीनों के तीनों नहीं, व्हेन टू यूज विच लूप, ये थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। सो अब इस केस में जहाँ पे मुझे 15 बार वत्सल नाम प्रिंट करना है, तो मुझे पता स्टार्ट में 1 से करूं, एंड 15 पे करूं, और सी आउट वत्सल कर दूं, और हर बार मेरे लूप को इंक्रीमेंट कर दूं, तो कौन सा लूप यूज हो रहा है, फॉर टू, ठीक है। सो वो प्रोग्राम में देखना है, यहाँ पे तो सिर्फ एल्गोरिथम है, आपको फ्लो चार्ट बना कर देना है। तो फ्लो चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी फिगर 2.3 में लिखा हुआ है, रिपीट फॉर स्ट्रक्चर, रिपीट वाइल स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर्स फ्लो चार्ट बने हुए हमारे पास, ठीक है। सो हमने यू वांट मी टू एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट एज वेल, वत्सल? Ma'am, can you explain the flow chart? Yes, I'll explain the flow chart. So, and आपको प्रियांश जो 6 to 10 क्वेश्चंस है ना, वो 10th वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 तो आप 100% कर लो, बिकॉज उसमें क्या होगा, बाकी के जो 4 है वो मिस भी हो गए, तो आपने 10th कर लिया तो आप उसमें से आंसर जरूर कर सकते हो, ठीक है। सो 10th वाला तो आप 100% कर लो। और मैं अभी आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे पास PDF है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ।
ओके, स्क्रीन विजिबल है गाइस? ठीक है, सो अब ये जो फ्लो चार्ट है हमारा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंगल अल्टरनेटिव है, दैट इज ओनली इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो मॉड्यूल ए मतलब हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इतना परफॉर्म होगा, एंड देन एंड इफ, सो कंडीशन पे आए, अगर कंडीशन ट्रू है यस तो इतना परफॉर्म हो रहा है, अगर फॉल्स है तो बाहर आ गए, डायरेक्टली बाहर। डबल अल्टरनेटिव पे क्या होता है, कंडीशन यस ट्रू है, यस तो ये परफॉर्म करेंगे, इफ इट्स नो देन हम कुछ और भी परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल कम आउट ऑफ इट। इस केस में मॉड्यूल बी था नहीं, यहाँ पे मॉड्यूल बी है। मल्टीपल अल्टरनेटिव्स का पॉसिबल नहीं है कि हम फ्लो चार्ट बनाए, बिकॉज कितने भी केसेस हो सकते हैं। इस केस में आप यहाँ पर नो करने के बाद में एक और कंडीशन बनाकर उसका यस एंड नो भी लिख सकते हो, सो दैट बिकम्स फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट विदाउट एनी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम फ्लो चार्ट फॉर repetitive statement, repetitive flow. So there is some initialization over here that हमने k की जो वैल्यू है वो r से इनिशियलाइज की है, कुछ कंडीशन चेक की है कि k should be greater than s। अगर ये कंडीशन ट्रू है, yes है, तो हम बाहर आ रहे हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें बार बार लूप में रिपीट करते जाना है। सो बेसिकली अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें लूप में आना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लूप में आए, ये हुआ, यहाँ पर आई थिंक ये इसको आप यस कर दो, मेक दिस एज नो, बिकॉज इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली हम लूप में जाएंगे, ये प्रिंट करेंगे, के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, नो है, तो हम बाहर आ रहे हैं लूप से। ठीक है, ये आपको k क्या है, r क्या है, तो यहाँ पे लिखा है k इज एन इंडेक्स वेरिएबल, k वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड टू r एंड फाइनल वैल्यू इज s। सो अगर इफ k फाइनल वैल्यू s लिखी, तो अगर k लेस देन s है, अगर k लेस देन s है तो दिस इज ट्रू, यस होगा, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन s है, ये ट्रू है, तो हम बाहर आ रहे हैं। सो रेदर देन ये जो लिखा है पैराग्राफ ना, ये पैराग्राफ लिखने के बाद में आप इसमें ऐसे लिखो k इज लेस देन s, इसको यहाँ पे यस करना, इधर नो कर दो। अगर ये आपके पास बुक है, सीपीएस में भी होगा, तो प्लीज ये करेक्शन कर दो। यूजुअली जब कंडीशन नो होती है तो हम बाहर आते लूप से, तो बेटर प्रिफर्ड ये रहेगा कि लेस देन एस लिखकर ये यहाँ पे यस ले लो, यहाँ पे नो ले लो। ठीक है, रिपीट फॉर रिपीट वाइल, अनदर रिपीट स्टेटमेंट इज रिपीट वाइल। कंडीशन अगर ट्रू है, सो अगेन कंडीशन है, अगर ट्रू है तो ही हम जाएंगे, नहीं है तो बाहर आ जाएंगे लूप से। सो सेम सिंपल लाइक दिस, बट यहाँ पे एक एग्जांपल, ये फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल भी ले लिया है हमने। ओके, मैम तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओके, तो डिफरेंस ये होता है कि वाइल लूप है ना, वाइल लूप में हमें इनिशियलाइजेशन मतलब कंडीशन अगर ट्रू है ही नहीं तो एक बार भी लूप सी फॉर लूप एंड वाइल लूप में ना डिफरेंस ये होता है लुक में। जब आप, मैं कोड लिखूंगी, वन सेकेंड, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कोड लिख के बताती हूँ। फॉर i is say 0, i less than 5 and i plus plus, हमने सी आउट कर दिया i की वैल्यू और हम एंडल कर रहे, दैट इज न्यू लाइन पे जा रहे हैं, ये एक है। और वाइल लूप में मैं इनिशियलाइजेशन ऊपर कर रही हूँ, कंडीशन में लूप के अंदर लिखूंगी कि i की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, सी आउट i किया विथ अ न्यू लाइन, एंडल एंड i प्लस प्लस। अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये पूरा हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकल है, दोनों में मुझे इनिशियलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है,
दोनों में कंडीशन है, दोनों में इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट हो रहा है, बट ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? व्हेन टू यूज फॉर लूप, व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स is clearly known. Yes, जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स क्लियरली पता है कि मुझे 20 टाइम्स करना है, 18 टाइम्स करना है, 100 टाइम्स करना है, मतलब n पता है, लास्ट कहां तक जाना है वो n पता है, बट इसके अंदर मुझे कहां तक जाना है वो नहीं पता। बस ये पता है कि when the focus is on condition, तब हम while loop यूज करते हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको इसका। वन सेकेंड। सो जब तक हमारा नंबर, सपोज आपने लिखा वाइल मेरा नंबर जो भी हो दो, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, n है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक मुझे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो क्या स्टेप, कंडीशन ये है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है हम स्टेप्स करते जाएंगे करते जाएंगे। द मोमेंट ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ गए, अगर फॉल्स है तो हम बाहर आ रहे हैं, ट्रू है तो हम अंदर रिपीट करेंगे। ये चीज समझ में आया अभी? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एरेज। एरेज क्या होता है? एरेज क्या है? सी प्लस प्लस में भी है एरेज, बताओ। लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स। ओके ओके, फाइनाइट स्टेप्स नहीं है, फाइनाइट स्टेप्स तो एल्गोरिथम है, मैं एरेज पूछ रही हूँ। फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, सो एरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेम डेटा टाइप होना उसका। कलेक्शन है मल्टीपल एलिमेंट्स का ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एरेज पे। व्हाट इज एन एरे? इट इज अ, सेकेंड पॉइंट, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, ओके। सो जब हम बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि elements are stored in continuous memory location. Elements are stored in continuous memory location. ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर कहा हमने कि एरे हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो दैट मीन्स कि इट इज कंपल्सरी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट स्टोर होगा। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं या सिंटेक्स। एरे डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स है, सी प्लस प्लस में बनाते हैं हम ऐसे, डेटा टाइप, डीटी मतलब डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, साइज। एग्जाम्पल इंट x से 50 is the size, so 50 elements of integer type x वेरिएबल में स्टोर होंगे। so ये डेटा स्ट्रक्चर है। तो अभी ये मेमोरी हमारी, उसमें हमने x नाम का वेरिएबल बना लिया जो कंटिन्यूअसली 50 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो अभी मेरे x में 50 वैल्यूज जा सकती है, तो मुझे किसी एक को एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, तो कैसे करेंगे?
यूजिंग इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। एरे में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल n-1, so 50 is the size, so it will so if the size of the element is 50, तो यहाँ पे ये लास्ट क्या हो गया 49, ठीक है, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट विल बी index number will be 0. It is also known as index number is also known as subscript. It is also known as subscript. क्विकली हम लोग अपना एक डेफिनेशन देख लेते हैं एरे के बारे में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो है ही, what is written in the book, we will read that also. A linear array is a list of finite number n of homogeneous data elements. Homogeneous मतलब same data type, same data elements. Okay, that is the data elements are of same type. The elements of an array are referenced respectively by an index set consisting of n executive numbers. बहुत complicated है, थोड़ा simplify करते हैं हम, ऐसे directly बोल सकते हैं that the elements in an array are referred with the help of index numbers. Referred with the help of index number. जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक में मल्टीपल चैप्टर्स है, ईच चैप्टर पे ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास इंडेक्स है, क्योंकि एरेज चैप्टर ये इंडेक्स नंबर पे है, फंक्शंस चैप्टर इस इंडेक्स नंबर पे। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, आपको हेल्प करता है कौन से एलिमेंट पे जाना है हमें, ठीक है। अब सपोज आपको एलिमेंट सारे के सारे, मैंने जैसे बताया सारे चैप्टर आपको रीड कर दे, तो आप खाली फर्स्ट पेज रीड करोगे बुक का कि हर एक चैप्टर रीड करोगे, अंदर जाके ट्रैवर्स करोगे? हम सारा अंदर जाके एक एक करके चैप्टर एक पेज पे पेज हम रीड करेंगे, सो हमें मल्टीपल चीजें रीड करनी है। सो जो लास्ट पॉइंट बचता है एरेज में, दैट वी मेक यूज ऑफ for loop to store and retrieve elements. Maybe make use of for loop. For loop क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता है, 0 से स्टार्ट करना है, n-1 तक जाना है। n क्या है, जहाँ पे मेरा n इज साइज ऑफ द एरे, है ना। एरेज में कोई क्वेरी है गाइस? लूप्स, एरेज, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये समझ में आ गया, C++ में ऑटोमेटिक हो जाएगा। C++ में आपको प्रोग्राम्स आ जाएंगे वो चैप्टर में, तो जब प्रोग्राम्स देखोगे तो और इजी हो जाएगा, है ना। मैम आप नाउ एरे लूप का डेफिनेशन एक और बार रिपीट कर दोगे इफ पॉसिबल? एरे एंड लूप का। लूप का, ठीक है। तो सबसे पहले एरेज यहाँ पे ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो एरे की डेफिनेशन में। ओके मैम। ओके, अभी एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो बुक का दिया था कि अगर आपको बुक में से एक चैप्टर रीड करना है, तो आप डायरेक्टली पूरा एक एक पेज तो पलटी नहीं करोगे ना, इंडेक्स नंबर से जाओगे। इंडेक्स नंबर पे कौन सा पेज नंबर लिखा हुआ है वो चैप्टर के लिए, आप उस पे डायरेक्टली जाओगे। तो जैसे इंडेक्स नंबर हमारे बुक में रोल प्ले करता है, वैसे ही ये जो इंडेक्स नंबर एरेज में है वो रोल प्ले करता है, बिकॉज एक वेरिएबल के नेम पे बहुत सारे वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। Sequential data type. It is a linear data structure, that is sequential data structure.
ओके मैम। ओके डन गाइस। अब हम देखते हैं, एक फॉर्मूला दिया हमें, लेंथ कैसे निकालना है। सो आप बोलोगे मैम यहाँ पे साइज तो आपने 50 दी है, तो क्यों ना यही लेंथ बन जाए। तो एक बुक है, टेक्स्ट नोटबुक, जिसमें 200 पेजेस है, बट अब तक आपने सिर्फ लिखे 20 पेजेस, तो उसकी साइज थी 200 की, बट अभी करंटली कितना 20 पेजेस ही है ना। सो समझो ये 50 साइज था, बट आपने सिर्फ 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स सिर्फ स्टोर करे हुए हैं, फ्रॉम ईयर टिल ईयर। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड ये यूबी, ये एलबी, सो वी विल से अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सो हियर इट इज 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4 आएगा, प्लस 1 दैट इज 5। परफेक्ट मिल गया, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो लेंथ कितनी है करंटली 5। सो ये फॉर्मूला किसके लिए है, लेंथ निकालने के लिए। अब हमारी टेक्स्ट बुक में इन्होंने काफी एल्गोरिदम्स में कहा है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, इन्होंने इंडेक्स शुरू किया 1 से। तो अभी एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम में तो चल जाएगा, बट कोडिंग में हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 एंड सपोज ये 5 है, तो इसका यूबी क्या है 5, एलबी क्या है 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यूबी माइनस एलबी प्लस 1। सो 5 माइनस 1 इट इज 4 प्लस 1 विच विल बिकम व्हाट 5। ठीक है, सो ऐसे करके हमें हमारा लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। It is for C++ only. This formula is for C++. So, I mean, okay. चैप्टर C++ का बोल रही हूँ कि नहीं, चैप्टर C++ में नहीं करना है, बट डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में यही है फॉर्मूला। और अगर आप C++ चैप्टर के हिसाब से बात करोगे तो फॉर्मूला ये रॉन्ग नहीं हुआ, दिस इज द राइट फॉर्मूला ओनली। कितने एलिमेंट्स वहां पर, लेकिन हम वहां पर है ना हमेशा यूजर से एन ले लेते हैं, सी आउट एंड सी इन करके एन ले लेते हैं। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी नहीं पड़ती, एन इज द लेंथ, आपकी एन लेंथ बन जाती है वहां पर। सो इन द कोड हम लिखते कैसे है, कोड में लिखते कि फॉर आई 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन एन जाओ, बिकॉज हमें इक्वल टू अगर आप गए, इफ यू राइट से इक्वल टू, तो ही आप -1 लिखोगे, अगर इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ लेस देन एन। ओके, and then I plus plus. This is how we write in the code. Okay. आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट एल्गोरिथम पे, ट्रैवर्सिंग। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। ट्रैवर्सिंग मतलब मैंने जैसे बताया था आपको, ट्रैवर्सिंग का मीनिंग होता है कि अगर मेरा ये एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, एंड कुछ रैंडम वैल्यूज है, सपोज इसमें 23 है, 11 है, 25 है, 3 है, 30 है, ये मेरे वैल्यूज है। मुझे सब वैल्यू को +2 करना है, जो भी वैल्यूज है उनकी हर एक एलिमेंट को +2 करना है। तो मेरे को सबसे पहले 0th पोजीशन पे आए हम, 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको +2 कर दो, तो क्या आंसर आएगा 25 13 27 5 32। तो हम पहले इधर गए +2 किया, इस पे आए +2 किया, तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बना हमारा कि स्टार्ट किया मैंने, अब हमें एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम लिखने के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या हम लिखेंगे कि मेरे क्या वेरिएबल्स है। सो सपोज अभी हम डायरेक्टली टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं, सो दैट आपका वेरिएबल नेम हमारे वेरिएबल नेम के साथ में मैच हो। टेक्स्ट बुक में इट इज ऑन पेज नंबर 39, ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे, एंड इफ यू आर रेफरिंग योर TPS then it's 2.10, okay, 2/10।
Okay, 1 second. ओके, ये वाले पार्ट में हमारे पास ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम है। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को ट्रैवर्सिंग ऑफ एल्गोरिथम का? ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम, ओके क्लियर है, ठीक है। सो अभी फर्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड इज द स्टेप्स। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है, हमारा एल्गोरिथम का नाम क्या है, ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे। लीनियर मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट स्टोर होने वाला एरे। ओके, सो अभी हमने क्या करा, यूज LA इज, सपोज LA इज अ लीनियर एरे, मतलब LA नाम का वेरिएबल है जो लीनियर एरे है। ओके, एंड LB मतलब लोअर बाउंड, UB मतलब अपर बाउंड। अब हमने एल्गोरिथम लिखा है जो प्रोसेस करेगा ईच एलिमेंट को, यानी कि प्रिंट करेगा। एग्जांपल प्रोसेस करो में प्रिंट बोल सकते हो आप, या आप ओके, दिस इज पेज नंबर 39 गाइस। PDF में पेज नंबर 1 पे यही है, PDF का पार्ट 2, CS1 चैप्टर 3 DSA पार्ट 2। अगर आपको, आप मैंने जो अभी आज मॉर्निंग में ग्रुप पे भेजा है वो वाला पार्ट 2। ओके, TPS में हो तो 2/10, and yes, you will get the recording of this today's lecture revision session. Okay, so सबसे पहले हमने क्या किया, I have already shared the important question list and I'll share it once again. तो यहाँ पे देखिए, इनिशियलाइज द काउंटर, के हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर है। के हमारा इंडेक्स नंबर जो हमने स्टार्ट किधर से किया, लोअर बाउंड से किया। अब हमें स्टेप्स रिपीट करने हैं 3 and 4, कब तक, जब तक के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड नहीं हो जाती। ठीक है, सो आई विल शेयर द जैम बोर्ड, दैट इज व्हाइट बोर्ड। हमने के इधर से स्टार्ट किया, के कब तक चलेगा, दिस इज आवर LB, ये हमारा UB है। जब तक आप इधर तक के इधर तक नहीं आ जाता तब तक हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और क्या करते जाएंगे, प्रोसेस, अप्लाई द प्रोसेस। तो प्रोसेस में मेरे को +2 करना था, वो जो भी करना है +2 करना है, आपको प्रिंट करना है, जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो initialize counter k equals to LB, repeat steps 3 and 4, k is less than equal to UB, visit element यानी कि प्रिंट करो या अप्लाई प्रोसेस करो, किसको, LA of kth position, LA of which position, k position। so this is, ये एरे का नाम है LA, so LA of k position मतलब पहले इधर क्या आ गया, 23। देन क्या होगा, k प्लस प्लस होगा, तो k इधर आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है, LA of k में 11, k प्लस प्लस, LA ऑफ k में क्या है, 5 है, 25 है, k प्लस प्लस होगा 3, k प्लस प्लस होगा 30। तो ऐसे हम सारे वैल्यूज को एक्सेस करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ k वेरिएबल, जिसको हमने LB पे रखा। k जब तक UB पे नहीं पहुंच जाता तब तक हम सारे स्टेप्स परफॉर्म करते जाएंगे। तो हमने या तो विजिट करना है यानी कि प्रिंट करना है, और एल्स आप अप्लाई प्रोसेस लिख सकते हो, दोनों लिखा तो आप दोनों लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिट लिखा है कि आप इस पे +2 परफॉर्म करो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली LA ऑफ k इज इक्वल टू LA ऑफ k +2। तो आप यहाँ पे LA ऑफ k में 23 था, 23 + 2 25 यहाँ पे स्टोर हो जाए। No, row becomes, no, this is not two-dimensional array। यहाँ पे कोई रो एंड कॉलम नहीं है, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे दिया है, ये प्रिंट होते जा रहा है। मान लो ये न्यू लाइन पे प्रिंट होते जा रहा है, दिस थिंग इज नॉट कि ये रो था अब ये कॉलम बन गया, नो। ये मेरा सिर्फ 1D एरे है, ये 1D एरे है।
तो ये रो ही है, रो ही प्रिंट हो रहा है। मैं इसका रिप्रेजेंटेशन, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन मेक इट एज रो ऑल्सो, यू कैन मेक इट एज कॉलम ऑल्सो। ओके उन्नति, ओके। So first algorithm is clear, traversing the linear array. It is an important question, मार्च एग्जाम में आया है ये हमारे पास पेपर्स में। Then we have another algorithm as inserting an element. तो insert में भी हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले है LA, which is our array. Okay. N, total elements. K, कौन सी पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है, एन आइटम मतलब मुझे कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो पहले हम ऐसे एग्जांपल में उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। सो सपोज हमारे पास ये 1 2 3 4 5, आप बोलोगे मैम एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, बट यहाँ पे हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। एल्गोरिथम में आप 0 से स्टार्ट करोगे चलेगा, 1 से स्टार्ट करोगे चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम इस नंबर को तो रेफर कर ही नहीं रहे, हमें तो के वेरिएबल बोलना है, जे वेरिएबल, जो भी आई वेरिएबल, इंडेक्स नंबर का वेरिएबल लगाना है। ठीक है, तो रैंडमली मैं वैल्यूज डाल रही हूँ। मेरे पास वैल्यू है करंटली इस एरे के साइज में, मेरे पास वैल्यू है 11 22 33 44। ठीक है, सिर्फ ये 4 वैल्यूज है, और 4 वैल्यू मतलब मेरा एन एज ऑफ नाउ एन किधर है, इधर है। ये पूरा एलए है हमारा, मुझे अभी इंसर्ट करना है के पर, इंडेक्स, इस इंडेक्स पे के पर, और मुझे इंसर्ट करना है 15। क्या इंसर्ट करना है 15। तो अभी हम लॉजिक क्या लगाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे जी, और जिसको बोल दिया आप एन से स्टार्ट करो। कहां से, एन से स्टार्ट करो। एन क्या है, मतलब ये। अब मैंने क्या बोला कि ये जो जे पे, मतलब एलए ऑफ जे पे जो 44 है, वो एलए ऑफ 5 पे रख दो, क्योंकि मुझे इंसर्ट करना है। तो हम इधर 44 लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा, सेट एलए ऑफ, सॉरी, एलए ऑफ जे प्लस 1 एज एलए ऑफ जे। सो जे प्लस 1 मतलब 5th पोजीशन। ठीक है, एंड वहां पे हमने एलए ऑफ जे रख दिया, यानी कि 44 रख दिया। व्हाट इज जे ग्रेटर देन के, ओके कंडीशन आप बोल रहे हो, ओके ओके उन्नति। सो कंडीशन क्या होगी कि मेरी जे की जो वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जे होगी। तो जो जे है, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब के तक तो पहुंचना चाहिए ना, इसलिए इक्वल टू, जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, क्लियर है उन्नति, कंडीशन। ओके, सो अब हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू सेट तो कर दिया जे को। कब तक करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप, जब तक जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, एंड ये वाला स्टेप परफॉर्म किया। अब इसके बाद में मुझे जे की वैल्यू माइनस करनी है, जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। सो जे अभी यहाँ से गया किधर, इस इंडेक्स पे आ गया। ये वापस से स्टेप रिपीट करेंगे क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे बड़ा है के से, तो ये स्टेप करो। तो एल ऑफ जे के, मैम जे माइनस 1, ओके ये वाला पॉइंट नहीं समझा, जे को -1 क्यों किया, क्योंकि अभी हमारा जे इधर है, इस पे है। 44 को तो मैंने इधर डाल दिया, अब मुझे 33 को इधर लेकर आना है ना, तो जे को हमने बोला एक पोजीशन प्रीवियस आ जाओ। 0 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट करो, 1 स्टार्ट करो, डज नॉट मैटर। सपोज दिस इज योर के एंड दिस वाज योर एन। एन जहां था वहां पे हमने जे रखा, मेरे को यहाँ पर एक नया वैल्यू इंसर्ट करना, तो इधर मेरे पास वैल्यू जो भी थी 30 40
50 ये वैल्यूज है। तो मेरे को 30 के जगह पे डायरेक्टली मैं रख दूं 25, मुझे 25 रखना था, नया आइटम मेरा है 25, तो मैं डायरेक्टली 30 के प्लेस पे 25 रख दूंगी तो 30 तो गायब हो जाएगा, मतलब हमने डेटा लॉस कर दिया, ओवरहेड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमने पहले 50 कहाँ रखा, नीड टू शिफ्ट, यस। सो हमने पहले क्या किया, जे को LA ऑफ J+1 पे, J+1 मतलब ये जो भी इंडेक्स नंबर है उस पे LA ऑफ J रखा, तो 50 रख दिया। फिर J को बोला आप अपने एक पोजीशन पहले आओ, तो J इधर आ गया, J इधर से इधर आ गया। अब वापस क्या बोला, LA ऑफ J+1 को, इस पोजीशन को बोला आप ये पोजीशन की वैल्यू लो, तो यहाँ पे आ गई 40। वापस से ये माइनस इधर आएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है बिकॉज J इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू K, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। सो J+1 पोजीशन की वैल्यू हमने इधर रख दी 30, एंड देन क्या किया, इधर इस पोजीशन पे LA ऑफ K पोजीशन में नया वैल्यू रख दिया 25, तो एलिमेंट इंसर्ट हो गया हमारा। यस, एक और बार एक्सप्लेन करो गाइस। यस मैम। ओके ओके, लूप में शिफ्ट करते रहे वो प्लेस के लिए, यस यस, हम लूप में शिफ्ट करें, इसलिए हमने आफ्टर दिस इनिशियलाइजेशन हमने लिखा है रिपीट, दिस इज व्हाट स्टेप 1 था ये हमारा, ये स्टेप 2 है, तो रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल J इज ग्रेटर देन K। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर दी पूरा एल्गोरिथम। ओके, सो हमने स्टेप 1 क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था, अच्छा लॉजिक, देखो लॉजिक सिंपल है, अगर आपको लॉजिक समझ में आया या प्रोसेस समझ में आया वत्सल, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू राइट द एल्गोरिथम एंड रीसेट एन को क्यों किया, आई कम टू इट, मैंने एल्गोरिथम पूरा एग्जिट नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, आई कम टू इट। ओके, वंस अगेन गाइज मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, पार्क योर क्वेश्चंस, नहीं समझ में आया तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस अगेन। सबसे पहले लॉजिक पे जाते हैं कि लॉजिक क्या है हमारा। वी हैव अ वेरी बिग एरे, ओके, लेकिन यूजर ने एलिमेंट्स अभी तक इनिशियली n ही डाले हैं, इतने ही डाले, तो इतनी ब्लॉक पूरी एम्प्टी पड़ी है हमारी। ओके, ये सारी ब्लॉक एम्प्टी है, ये वाली, और मुझे ये पोजीशन पे नया वैल्यू इंसर्ट करना है, और इस नए वैल्यू की आइटम की वैल्यू है से 23, मुझे ये इंसर्ट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, मुझे इसके पहले यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स थे उसको सबको एक ही पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली नंबर डाल देती हूँ, यहाँ पे था सपोज 8, ये है 25, 30, 27, ये वैल्यूज है। ओके, एंड लेट मी गिव यू, यहाँ पे सपोज 4 है। ओके, तो और ये पूरे एरे का नाम है LA, एरे का नाम क्या है LA। तो हमने n जो मेरा लास्ट एलिमेंट है उधर क्या रखा, फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, सेट J एज n, तो मैंने इधर कौन सा वेरिएबल रख दिया, J वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इधर, J, ठीक है। अभी एरे LA का J पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, 8, मुझे इस 8 को J के आगे वाले बॉक्स में रखना है, यस और नो, पहले ये बताओ, वो लोग आंसर करो जिनको लॉजिक पहली बार नहीं समझ में आया था, ठीक है। सो मुझे ये 8 को इधर रखना है, तो हमने क्या लिखा, मैं कंडीशन बाद में बताऊंगी, ठीक है, बट हम क्या लिख रहे हैं, सेट LA ऑफ J+1 टू LA ऑफ J, मतलब इस बॉक्स में 8 हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये 8 पे क्या चाहिए, 25 चाहिए ना,
25 मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं j की वैल्यू को -1 लेके जाऊंगी, j के इंडेक्स नंबर को -1 लेके जाऊंगी, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, अगेन सेट j एज j -1। तो अब j यहां से कैंसिल होके j इधर आ गया। फिर से मुझे ये स्टेप रिपीट करना है, ये वाला स्टेप, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4। स्टेप नंबर 2 आ रहा है, मैं स्टेप नंबर 2 रिपीट है स्टेप नंबर 2, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। कब तक? वाइल कुछ कंडीशन है, कंडीशन आप लोग ही बताओगे, अभी नहीं, रुको। तो अभी क्या हो रहा है, LA ऑफ j प्लस 1, यानी कि इस पे 25 रखना, तो ये कैंसिल करके 25 आ गया इधर। वापस बोला j माइनस माइनस, j इधर आ गया। रिपीट करो स्टेप 3 एंड 4। ओके, LA j प्लस 1, इधर मुझे 30 लेके आना है, तो ये हो गया 30 इधर। वापस j माइनस माइनस, j माइनस माइनस मतलब इधर, ठीक है। तो मुझे वापस ये करना है, अभी तक मैं रिपीट पे हूँ, कंडीशन मुझे नहीं मालूम, मैंने 27 इधर ले लिया, मैं अब j माइनस माइनस करूँ क्या, या स्टॉप कर दूं? स्टॉप। तो क्यों कंडीशन क्या होगी हमारी, दैट इज j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, that is the condition. Okay, now one second guys, many of you have asked me other question. Can we write loop instead of repeat? Yes, you can write loop, but repeat हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि algorithm में मेजरली इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड, ठीक है। And we cannot write repeat वाला step after we have moved or decrement j, no, because हमें ये दो स्टेप करना है कब तक, जब तक, अगर मान लो, ये आप क्यों नहीं लिख सकते, एक सिंपल सा एक सिनारियो देती हूँ मैं आपका, मेरा k ही ये है और n भी यही है, k भी यही है, n भी ये है और j भी ये है, तो मेरे को j माइनस माइनस करना था क्या? यस मोक्ष, है ना। सो अगर मुझे इंसर्ट ही इसमें करना है, इसीलिए रिपीट की जरूरत नहीं, मतलब, लेकिन आपको कंडीशन तो ये हो गई ना हमारी, कंडीशन वाइल कंडीशन तो आ गई ना, कि अगर मेरा j और k तो सेम ही है तो कुछ करना ही नहीं है, ये रिपीट अंटिल, तो यहाँ तक ये बस लूप से बाहर आ गए, है ना। सो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एंड ऑफ लूप। अब हुआ क्या, मेरा n कहाँ तक था, इधर तक ही था, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू ना जैनम, इट इज इक्वल टू ना, k इंडेक्स नंबर और j इंडेक्स नंबर इक्वल टू है ना, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो इक्वल टू हो गया ना। ओके, अब हम रीसेट कर रहे हैं n को, क्योंकि n में पहले तक तो सिर्फ इधर तक वैल्यूज थे, अभी एक नया वैल्यू इंसर्ट हो गया, तो इसीलिए n बोल दिया हमने n+1। यस, इसीलिए लास्ट में हमने n को रीसेट किया। वन सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन है, इन एल्गोरिथम वी राइट सेट j इक्वल्स टू n, ब्रैकेट वाले थिंग आप कंपलसरी नहीं है लिखो, अगर आप लिखते हो तो इट्स ओके। आप मार्क्स बिल्कुल कट नहीं करो, डिडक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ही मार्क्स कोई भी एंगल से डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारा स्टेप 5 में हमने क्या किया, LA ऑफ k पोजीशन पे हमने आइटम रख दी, एंड स्टेप 6 में हमने क्या किया, सेट n इज इक्वल टू n+1। यू कैन राइट द ब्रैकेट्स थिंग ऑल्सो, ब्रैकेट में जो भी लिखा है ना वो समझ लो कोडिंग का कमेंट है, कमेंट्स है वो, सिर्फ समझाने के लिए, ओके पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ब्रैकेट्स है। ओके, लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये जितना याद रहेगा उतना लिखो, बेटर है। रीसेट n अभी नहीं समझा शुभम, क्लियर नहीं है, n क्यों रीसेट किया, n इसीलिए रीसेट किया क्योंकि हमारा एलिमेंट एक बढ़ गया था, तो इट वाज ओनली शोइंग टिल ईयर, तो इसलिए हमने इसको रीसेट किया। ओके, एंड देन 7th स्टेप इज टू एग्जिट। इक्वल टू के पहले कोलन यहाँ पर अल्गोरिथम में इसलिए डालते हैं बिकॉज ये इनिशियलाइज कर रहे हैं हम इसके वैल्यू को, तो क्या हो रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको हम राइट हैंड साइड से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसीलिए इक्वल टू कोलन डालते हैं। एज सच कुछ मैंडेटरी नहीं है कोलन डालना, बट आप अल्गोरिदम्स है, अल्गोरिदम इट्स नॉट अ कोड, इसीलिए हम इसको कोलन डालते हैं। एंड स्टेप 5 एंड 6, ये जो 5th एंड 6th स्टेप है वो ये है कि अभी समझो इधर वत्सल अभी हम यहाँ पर पहुंच गए, के और जे इधर आ गया, तो मैंने 27 को LA ऑफ J+1 मतलब इधर 27 तो रख दिया, 30 कट करके 27 रख दिया। नाउ यू टेल मी क्या मैं जे माइनस माइनस लेके जाऊं, क्योंकि के एंड जे दोनों एक ही पोजीशन में इक्वल टू हो गए, तो मैं जे माइनस माइनस नहीं लेके जाना चाहती हूँ, हम लूप से बाहर आ गए हैं। हियर वी हैव केम एंड ऑफ लूप, तो अब इस पोजीशन पे के पे मुझे 23 रखना है ना, मैंने 27 ही रखा है, तो ये जो आइटम रखने के लिए वी विल राइट LA ऑफ के पर आइटम। ओके बस समझा आपको? इस आइटम जो नया आइटम था वो रखने के लिए हमने ये किया, मैंने आइटम रख दिया, तो मुझे इसको आगे रीसेट भी तो करना पड़ेगा ना, एन को, एन इधर तक ही चल रहा था, अभी उसको n+1 कर दिया हमने। मैम सेमीकोलन कहाँ डालना था? सेमीकोलन नहीं, कोलन था ये, दिस कोलन इक्वल टू, सॉरी वो कहाँ डालना है? जब भी इनिशियलाइजेशन करते हो ना, तभी कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करो, जैसे कि सेट j कोलन इक्वल टू n हो गया, या इधर इक्वल टू आ रहा है, इधर इक्वल टू आ रहा है, इधर इक्वल टू आ रहा है, जहां जहां पे इक्वल टू आ रहा है उसके पहले हम कोलन डाल रहे हैं। नॉट सो मैंडेटरी, सी बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, कोलन डालना या ब्रैकेट्स वाली चीजें लिखना, ये अगर आप कंप्लीटली सही से फॉलो करते हो ना, तो आपके मार्क्स कहीं पे डिडक्ट नहीं होंगे। ओके अब समझो आप ऑलरेडी यू आर आपने पूरा पेपर सही लिखा है, बट आपने कोलन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, और आपको समझो फुल मार्क्स दिए होंगे इस एल्गोरिथम में, तो पूरा 100 ऑन 100 नहीं देने के चक्कर में वो लोग क्या करेंगे, 1 या 2 मार्क्स यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, फुल मार्क्स नहीं देंगे, 1 या 2, अरे नहीं इसने यहाँ पे स्टेप्स, ये फुल स्टेप्स नहीं लिखा था, कोलन ने लिखा, तो चलो मार्क्स कट कर दो यहाँ पर। ठीक है, सो अगर आप सब कुछ राइट लिखोगे तो कोई चांस ही नहीं आप 1 मार्क भी डिडक्ट करने दे रहे हो उधर। ओके, we have deletion wala algorithm, we will do that today, and then we will see the other algorithms like bubble sort and दूसरा चीज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डिलीशन वाला आज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिलीशन भी। देखो इंसर्शन या तो डिलीशन में से कोई एक तो आता ही है एरेज के एल्गोरिथम्स में से, 4 ही एल्गोरिथम है एरे में, इंसर्शन, डिलीशन, बबल सॉर्ट एंड प्रिंट। सोहम कैन यू एक्सप्रेस अनम्यूट करके आप बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट नहीं समझा है, कौन सा स्टेप नहीं समझा है? मैम वो एन वाला स्टेप अभी भी नहीं समझ रहा, जब मैं एन रीसेट किया ना वो अभी भी नहीं समझ। एन क्यू रीसेट किया वो? वो अभी भी नहीं समझ। ओके जीरो 1 2 3 मेरा ये इतने एलिमेंट्स है इसमें, जो यहाँ के ब्लॉक्स भरे हुए हैं 10 20 30 40। अब मैं मेरी इस ये एक पूरा एरे है, एरे का एले नाम का एरे है, इसकी साइज टोटल कितनी है, 5 साइज है, बट कितने एलिमेंट्स है, ओनली 4 एलिमेंट्स है, तो अभी भी एक जगह है खाली, मैं यहाँ पे इसको रख सकती हूँ, है ना। सो मेरा n क्या है, यहाँ पे 3 है, साइज 5 है बट n क्या है, 3 है। अब आपने समझो इस पोजीशन पे 25 इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आप 30 इधर लेके जाओगे, 40 इधर लेके जाओगे, तो अभी n क्या बना, n should be again 3 or n should increase by 1? It should increase by 1, right? So ये चीज हमने यहाँ पर n इसीलिए इंक्रीज कर दी। समझा आपको सोहम? समझा।
ओके ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इसको डिलीशन के लिए। डिलीशन का एल्गोरिथम किसी को ट्राई आउट करना है? अब सपोज हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये वैल्यूज है, मुझे डिलीट करना है ये पोजीशन। सो LA इज द लीनियर एरे, के एलिमेंट हमें डिलीट करना है। ओके तो क्या करेंगे हम के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए? मैं क्या ये बोल सकती हूँ डायरेक्टली कि इधर मैं जे इधर ही इनिशियलाइज करूँ, सो इस पोजीशन पे मैं डायरेक्टली ही J+1 की वैल्यू रख दूं, इधर आ गया 40, J++ हो गया। ये पोजीशन पे J+1 का वैल्यू रख दूं 50। कब तक जाना है मुझे? मैं वापस आई J++ करूं, इधर जाऊंगी तो J+1 में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। N-1, वेरी गुड शुभम। ठीक है, सो अभी हम वापस से पूरा एल्गोरिथम देखते हैं, पहले वेरिएबल्स देखते हैं हमारे पास क्या है। LA इज अ लीनियर एरे, N इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, K जो मुझे पोजीशन को डिलीट करना है, एंड K विल बी, जो भी K होगा ना वो ऑफ कोर्स वो लेस देन या तो इक्वल टू N होगा। अगर मेरा N 20 है तो K की वैल्यू 20 से लेस देन ही होगी। नहीं, टेबल वाला एग्जांपल नहीं दिखाना। आप टेबल वाला एग्जाम्पल सिर्फ थियोरी में दिखाना थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, व्हाट इज एन एरे की थियोरी, बट एल्गोरिथम्स में नहीं देना। और आपको खुद को समझने के लिए एल्गोरिथम लिखने के पहले लिखना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये बनाने के बाद में आप ये समझ गए आपको एल्गोरिथम लिखना है। स्टेप 1 ये है कि आपका जो आइटम है वो हमने ले लिया LA ऑफ K पोजीशन कि आइटम जो डिलीट हो रही है वो ले ली। फिर स्टेप 2 में हमने लिख दिया सेट J इज इक्वल टू K। सो ये दोनों सेम बना दिया हमने। ओके अब अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में, क्या किया हमने, जो 30 था उसको मैंने आगे वाले J+1 की वैल्यू दे दी, यानी कि सेट किया LA ऑफ J टू LA ऑफ J+1। सो LA ऑफ J+1 मतलब 40 इधर आ गया। if I remake this thing table, यहाँ पे हमारे पास 30, यहाँ पे 40 है। आइटम वेरिएबल में मैंने 30 डाल दिया, ठीक है। J को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, LA ऑफ J पे हमने J+1 रख दिया, यानी कि इधर हमने अभी 40 रख दिया। तो J को मुझे आगे लेके जाना है, J+1 करना है। रिपीट करेंगे ये स्टेप, ये दोनों स्टेप रिपीट हो रहा है। ओके तो J आ गया अभी इधर। सो इसको भी मेरे को ये वैल्यू जो है दिस शुड बी व्हाट, फिफ्टी इधर आना चाहिए, है ना। सो हमने वापस से क्या बोला, LA ऑफ J ये पोजीशन को 50 इधर आ जाए। अब मैं J को J+1 लेकर जा रही हूँ इधर, मैं फिर से ये बोलूं कि ये पोजीशन पे ये वैल्यू आनी चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो हमें N क्या था हमारा, N था हमारा ये नंबर, तो हमें J को इधर तक ही लेके जाना, दैट इज N-1 तक ही, तभी जाके हम आगे। तो हमारा रिपीट क्या करना, हमें रिपीट सेट ये करो टिल J should be less than equal to N-1, less than equal to N-1।
एंड लास्ट में जब मेरा ये n, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, 50 रिपीटेड है, 2 बार 50 है, तो मुझे n को क्या करना है, रीसेट करना है n-1 पे। ठीक है, तो एल्गोरिथम में क्या लिखा है, रिपीट करो j इज इक्वल, आप ऐसे लिख सकते हो, ये थोड़ा रिपीट फॉर j इक्वल टू n टू n माइनस, सॉरी j इक्वल्स टू k टू n-1, इसको 2 लाइन में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले सेट कर दो j को, थर्ड लिख दो रिपीट फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 and 5 till j is less than equal to n-1। थोड़ा इजी कर दो, जैसे हमारा इंसर्टिंग का था ना, वैसे ही थोड़ा उसको सिमिलर फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। यहाँ पे वो एक ही लाइन में पूरा लिख दिया, रिपीट फॉर j इक्वल टू k टिल n-1, वो खिचड़ी नहीं करके आप ये चीज कर सकते हो। तो हमने ये किया, एंड देन हमने एक्सप्लिसिटली बोला j को j+1 करो। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंड ऑफ लूप। 6th स्टेप क्या बना हमारा, कि हमने रीसेट करना n की साइज, n इज इक्वल टू n-1 एंड देन एग्जिट। 7th स्टेप क्या है, एग्जिट। अब आपके बुक में 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया, मैं मानती हूँ, बट 4 स्टेप बहुत थोड़े कॉम्प्लेक्स है, वो एक ही लाइन में चीजें को डाल दी है। मूव j+1 एलिमेंट बैकवर्ड, वो सब जो लिखा है वो अनवांटेड, j+1 करना है, j++ करना है, क्या करना है क्लियरली सब समझ में नहीं आएगा, तो बेटर उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। lj equals to lj+1 करे, then will the value remain 50 or it will overwrite to blank? blank गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, ये गार्बेज वैल्यू होगी। एक्चुअली मोक्ष यहाँ पे एरर ही आ जाएगा। सो मोक्ष है आस्क्ड मी कि मान लो अगर ये n-1 नहीं किया होता, n ही किया होता, तो ये फिर से स्टेप चलता, तो 50 की जगह पर कुछ और गार्बेज वैल्यू आ जाती, तो वो अलाउड ही नहीं करना ना हमें। डू वी नीड गार्बेज वैल्यू? नो, वी डोंट नीड ओनली, है ना। तो इसीलिए हमने उसको n-1 तक ही लेकर जा रहे हैं इसको। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये एल्गोरिदम लिख लो, कि सबसे पहले सेट किया हमने आइटम को टू LA ऑफ K पोजीशन, देन सेट किया J को K पर, रिपीट किया स्टेप 4 and 5 टिल J इज लेस देन इक्वल टू n-1, ये स्टेप 4th and 5th, then we can say end of loop, set n is equal to n-1, and then 7th step is to exit. Okay, okay, I'll once again repeat the algorithm. स्टार्टिंग में हमने पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कि LA इज अ लीनियर एल्गोरिथम, लीनियर एरे, K इज द पोजीशन जो एलिमेंट डिलीट करना है, N इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सेट आइटम LA ऑफ K, मतलब जो एलिमेंट डिलीट करनी है वो मैंने आइटम वेरिएबल में रख दी। सेट J टू K इंडेक्स नंबर, सो K और J साथ में आ गया। रिपीट करो स्टेप 4th and 5th till J is less than equal to n-1। ओके, और 4th and 5th स्टेप क्या है कि अरे LA ऑफ J पोजीशन पे जो वैल्यू है, यानी कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू है मुझे आगे वाली बनानी है, तो उसको बोल दिया LA ऑफ J+1 बना दो, और J को आगे इंक्रीमेंट कर दो, J+1। ये करते जाएंगे जब तक हमारा n is less than 1 पे J नहीं पहुंच जाता। देन वी कैन राइट एंड ऑफ लूप। लूप खत्म होने के बाद में हम n की वैल्यू रीसेट कर रहे हैं, बिकॉज एक एलिमेंट कम हो गया तो हमारा n-1 होगा, देन लास्ट में एग्जिट। अंडरस्टूड गाइस? ओके, सो वी विल वाइंड अप फॉर द डे। आज के दिन का आप लोगों का टास्क है एल्गोरिथम दोनों, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, एंड इसके पहले TPS में एक और एल्गोरिथम है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, वो वाला भी आप लोग एक करके रखो, ये 2 एल्गोरिथम।
एरेज रिलेटेड है, ठीक है। एंड थ्योरी, सो अराउंड हमने 17 क्वेश्चंस कवर किए टीपीएस के। और अगर आप टेक्स्ट बुक प्योरली रेफर कर रहे हो तो टॉपिक टिल पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 तक क्वाड्रेटिक वाला भी। यस, क्वाड्रेटिक वाला बहुत इजी, एक बार आप रीड करोगे समझ में आएगा, नहीं समझा देन पिंग मी, ओके। हम उसको, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, बट आप लोग समझ पाओगे बिकॉज इट्स कुछ करना नहीं है, वो मैथमेटिकल का लॉजिक ही लगाना है, सो वो हो जाएगा, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय।